सेकेंड ईयर आज हम पढ़ेंगे न्यूरॉन्स का टॉपिक, जो कि इस चैप्टर का लेक्चर नंबर 2 है। तो कल भी हमने पढ़ा था कि जो नर्वस सिस्टम होता है ना बॉडी के अंदर, जो हमारा नर्वस सिस्टम है जो नर्वस कोऑर्डिनेशन करता है, उसके फंक्शन कौन परफॉर्म करते हैं? न्यूरॉन्स। तो फंक्शन ऑफ नर्वस सिस्टम इज़ एक्चुअली कैरिड आउट बाय स्पेशलाइज्ड सेल कॉल्ड न्यूरॉन्स। अच्छा, न्यूरॉन्स का ही दूसरा नाम है नर्व सेल्स। देखिए बेटा, कंफ्यूज नहीं होना। जो नर्व है ना, वो आगे हम देखेंगे अकेला नर्व लफ्ज़, इससे मुराद टोटली डिफरेंट कॉन्सेप्ट है। यहाँ पे नर्व सेल्स लिखा हुआ है, नर्व नहीं है। तो बेसिकली न्यूरॉन सेल होते हैं या इन्हीं का दूसरा नाम होता है नर्व सेल्स। तो न्यूरॉन इज़ द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम, यानी हमारा जो नर्वस सिस्टम है ना, उस नर्व जो मैं कल पढ़ा चुका हूँ बेसिक लेवल पे। तो नर्वस सिस्टम में स्ट्रक्चर भी कौन बनाता है? न्यूरॉन। स्ट्रक्चर मतलब ब्रेन है, वो न्यूरॉन बना रहा है, स्पाइनल कॉर्ड है, न्यूरॉन बना रहा है, और फंक्शन भी कौन परफॉर्म कर रहा है? न्यूरॉन कर रहा है। जी, तो बेटे पहली लाइन है कि देयर आर मैनी वेरिएशंस इन द स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन। देखिए, हम स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन स्टार्ट कर चुके हैं। तो कहते हैं न्यूरॉन की स्ट्रक्चर डिफरेंट वेरिएशन आती रहती हैं, बट ऑल न्यूरॉन्स हैव द 3 बेसिक कंपोनेंट। लेकिन अगर उसको जनरल बात की जाए ना, तो हर न्यूरॉन में 3 चीज़ें लाजमी होनी है। एक सेल बॉडी है, एक डेंड्राइट्स हैं और एक एक्सोन है। तो सबसे पहले है सेल बॉडी। जी, तो सेल बॉडी और साथ में हम इस मॉडल न्यूरॉन की स्ट्रक्चर के साथ कंपेयर करते रहेंगे। बच्चे, ये जो सारा हिस्सा है ना, ये सेल बॉडी है, यहाँ पे मेंशन भी है। तो आप देख सकते हैं ये काफ़ी बड़ा है। तो कहता है सेल बॉडी इज़ एनलार्ज्ड रीजन ऑफ द न्यूरॉन सेल, यानी एक न्यूरॉन का एक बड़ा हिस्सा होता है सेल बॉडी। उसके अलावा सेल है तो जाहिर है सेल के अंदर न्यूक्लियस भी तो होता है ना, वो न्यूक्लियस भी इसी सेल बॉडी के आप देख सकते हो अंदर ही होता है। ठीक है, सो न्यूक्लियस ऑफ द न्यूरॉन। और ज़्यादातर ऑर्गेनेलीज, जैसा कि माइटोकॉन्ड्रिया एक ऑर्गेनेली है और बाकी आप पढ़ते रहे ना, तो न्यूक्लियस और मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनेलीज यानी ज़्यादातर ऑर्गेनेलीज लोकेटेड इन द सेल बॉडी, वो इसी सेल बॉडी के अंदर ज़्यादातर ऑर्गेनेलीज होती हैं और न्यूक्लियस भी होता है। नाउ न्यूक्लियस है तो जो साथ वाला हिस्सा होगा वो साइटोप्लाज्म के लाएगा ना, जैसे एक नॉर्मल सेल में होता है। तो कहता है जो साइटोप्लाज्म है ना सेल बॉडी के अंदर, इज़ करेक्टराइज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ द निसल्स ग्रैन्यूल्स। तो बेसिकली इस यहाँ पे मेंशन नहीं है, लेकिन यहाँ पर छोटे छोटे दाने निसल्स ग्रैन्यूल्स होते हैं। ठीक है, दीज आर द ग्रुप ऑफ राइबोसोम्स। बेसिकली ये दाने राइबोसोम्स होते हैं। एंड रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। आपने फर्स्ट ईयर में भी पढ़ा, 9th में भी पढ़ा कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है। न्यूक्लियस के गिर्द इस तरह के ना चैनल्स होते हैं जिनके ऊपर ऐसे राइबोसोम पड़े होते हैं, इस तरह के राइबोसोम पड़े होते हैं। उसका नाम होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, क्योंकि राइबोसोम दानेदार स्ट्रक्चर होने की वजह से हमें ये रफ नज़र आता है। बाद में इसके साथ स्मूथ भी यहाँ पर जुड़ा होता है, वहाँ पे राइबोसोम नहीं होते तो वो हमें रफ नज़र नहीं आता, लिहाजा वो स्मूथ है। जी, तो अब न्यूरॉन का जो दूसरा पार्ट होता है ना, वो डेंड्राइट्स होता है, जमा है, क्योंकि ये ज़्यादा होते हैं। तो बच्चे देखिए, डेंड्राइट्स ये ऐसी प्रोजेक्शंस हैं जो मेम्ब्रेन जाकर प्रोजेक्शन बना रही, बिल्कुल जैसे एक ट्री होता है ना, दरख्त, वो आप ऊपर जाता है और उसके साइडों से ऐसे शाखें प्रोजेक्शंस निकलती जाती हैं ना। तो डेंड्राइट्स भी बेसिकली इस मेम्ब्रेन की शाखें होती हैं। सो डेंड्राइट्स आर मेम्ब्रेन बाउंडेड एक्सटेंशन ऑफ सेल बॉडी, यानी इसी सेल बॉडी से एक्सटेंशंस बनती हैं, बाहर को जाती हैं, और मेम्ब्रेन वाली एक्सटेंशंस होती हैं ये सेल बॉडी। जी, अब इन डेंड्राइट का काम क्या होता है? इनका काम होता है इंफॉर्मेशन को रिसीव करना। ये बिल्कुल उस एंटीने की तरह होती हैं जो घर के एक कोने पर या एक छत पे लगा होगा, जो सिग्नल रिसीव करेगा। सो डेंड्राइट्स रिसीव इंफॉर्मेशन। तो बेटे ये इंफॉर्मेशन रिसीव करती हैं फ्रॉम अदर न्यूरॉन्स और अदर सेल। देखें, अगर तो एक न्यूरॉन के साथ पड़ा है, फॉर एग्जांपल मैं ऐसे समझा देता हूँ, ये पहला न्यूरॉन है और ये नीचे दूसरा न्यूरॉन पड़ा है, दोनों न्यूरॉन्स हैं, और दूसरे न्यूरॉन के ऊपर ऐसे डेंड्राइट्स हैं। तो अब ये डेंड्राइट इंफॉर्मेशन ले रहे हैं किससे? दूसरे न्यूरॉन से। लेकिन बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि ये एक न्यूरॉन है जिसके ऊपर जाहिर है क्या होंगे? डेंड्राइट्स होंगे इस तरह के, और वो न्यूरॉन पहला है, पहला मीन उससे पीछे है रिसेप्टर का सेल। दिस इज़ द रिसेप्टर सेल। रिसेप्टर सेल जिसने इंफॉर्मेशन रिसीव करनी है, तो उसने किसको देनी होती है? सेंसरी न्यूरॉन को ना।
तो फिर बाज़ औक़ात ये जो डेंड्राइट होता है ये इंफॉर्मेशन लेता है सेल से, और अगर ये न्यूरॉन के साथ पड़ा है तो एक न्यूरॉन के डेंड्राइट अगले न्यूरॉन से इंफॉर्मेशन ले रहे होते हैं। तो यही बात उसने लिखी है कि या तो डेंड्राइट रिसीव करते हैं इंफॉर्मेशन फ्रॉम अदर न्यूरॉन यानी दूसरे न्यूरॉन से, या तो सेल से, दोनों में से किसी एक से। नेक्स्ट है कि दे कन्वर्ट द इंफॉर्मेशन इनटू द नर्व इम्पल्सेस। ज़ाहिर है हमने बोला था कल के लेक्चर में कि हमारे बॉडी में कोई भी जो सिग्नल या मैसेज आता है वो नर्व इम्पल्स लेकर जाती है, नर्व इम्पल्स की शक्ल में जाता है, सॉरी। तो जो इन्फॉर्मेशन मिली है, जो सिग्नल मिला है, उसको तब्दील करना है नर्व इम्पल्स में एंड कैरी इट टूवर्ड द सेल बॉडी। यानी ये जो डेंड्राइट है, ये मैसेज जो इनको मिलता है पहले उसको तब्दील करते हैं, नर्व इम्पल्स की शक्ल देते हैं, और फिर ये जो सारी सेल बॉडी है जिसमें न्यूक्लियस और ऑर्गेनेलीज भी होती हैं, वो मैसेज को लेकर, नर्व इम्पल्स को लेकर इधर आ जाते हैं फ्रॉम द सेल बॉडी। अब सेल बॉडी से आगे किधर जाएगा? जो इम्पल्सिस यानी नर्व इम्पल्सिस है ना, यानी मैसेज है, आर कंडक्टेड अवे अलोंग एन एक्सोन। देखिए बच्चे, इस सेल बॉडी के बाद एक लंबा सा यहाँ पर स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है, इसका नाम है एक्सोन। तो अब इस सेल बॉडी से मैसेज किधर जाता है? इस एक्सोन की तरफ। यानी तरतीब बड़ी इजी है, डेंड्राइट मैसेज को रिसीव करते हैं किसी और न्यूरॉन से या किसी और एक सेल से। उस मैसेज को लेने के बाद उसको तब्दील किया जाता है एक डिफरेंट शक्ल में जिसका नाम है नर्व इम्पल्स। नर्व इम्पल्स से मैसेज जाता है इस सेल बॉडी के पास, और सेल बॉडी से जाता है एक्सोन के पास मैसेज। उसके बाद न्यूरॉन की, कल आपको याद होना चाहिए मैंने 3 टाइप पढ़ाई थी। एक बच्चे सेंसरी न्यूरॉन, एक मोटर न्यूरॉन और एक इंटर न्यूरॉन। उन तीनों टाइप में से जो 2 टाइप है ना, मोटर और इंटर न्यूरॉन, सेंसरी को छोड़कर ये दोनों टाइप्स, ये न्यूरॉन क्या करते हैं बेटा? ये रिसीव करते हैं इम्पल्सिस को फ्रॉम मैनी डिफरेंट सोर्सेज। यानी जो सेंसरी न्यूरॉन है ना, वो इतने ज़्यादा डिफरेंट सोर्सेज के साथ रिलेट नहीं करते, ताल्लुक़ नहीं बनाते। लेकिन ये जो 2 बाकी टाइप हैं, जिनमें पहली मोटर न्यूरॉन और दूसरी इंटर न्यूरॉन टाइप है ना, ये काफ़ी ज़्यादा समझ लो बिज़ी न्यूरॉन होते हैं, काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट सोर्सेज से इन्होंने मैसेज रिसीव करना होता है साइमल्टेनियसली, यानी एक वक्त में। इस वजह से दे पोजेस हाईली ब्रांच्ड डेंड्राइट्स, इनमें डेंड्राइट बहुत ज़्यादा होते हैं जी। तो बेटे आप देख सकते हैं, इस 1-2 पेज आगे पलटेंगे तो ये डायग्राम मिलेगी। सेंसरी न्यूरॉन ये है ना, तो सेंसरी न्यूरॉन में जो आपको डेंड्राइट्स हैं वो इतने ज़्यादा नज़र नहीं आ रहे। लेकिन ये इंटर न्यूरॉन में देखें, ये उसकी सेल बॉडी है, ये कितनी यहाँ भी ब्रांचिंग है, यहाँ भी ब्रांचिंग, इधर को भी, इधर को भी, ऐसे बहुत सारी ब्रांचिंग हुई है, डेंड्राइट्स की ब्रांचिंग। एंड इस तरह से ये जो मोटर न्यूरॉन अगर आप देखें ना, तो बच्चे मोटर न्यूरॉन में भी यहाँ पर देखें ये बहुत सारी ब्रांचेज हुई हैं, ठीक है। तो हमारी ये जो डायग्राम है बेसिकली ये मोटर न्यूरॉन की डायग्राम है, मॉडल है लेकिन मोटर न्यूरॉन की टाइप है। तो बहरहाल क्या समझे कि जो मोटर और इंटर न्यूरॉन है ना, वो एक ही वक्त में बहुत सारे सोर्सेज, डिफरेंट सोर्सेज से इम्पल्सिस को कैरी करते हैं, रिसीव करते हैं। इस वजह से उनकी डेंड्राइट्स जो होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा ब्रांच्ड होते हैं जी। तो बेटे अब न्यूरॉन का थर्ड एंड लास्ट इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है एक्सोन। देखिए एक्सोन हम पहले बात कर चुके हैं कि सेल बॉडी से एक लंबी सी एक्सटेंशन निकल रही होती है, दैट इज़ द एक्सोन। एक्सोन इज़ अ लॉन्ग एंड मेम्ब्रेन बाउंडेड एक्सटेंशन, ज़ाहिर है इसकी भी मेम्ब्रेन होगी ना, ऑफ द सेल बॉडी, और ये भी सेल बॉडी से निकल रही होती है। देखिए डेंड्राइट भी सेल बॉडी की ही एक्सटेंशन होती है और वो ज़्यादा भी हो सकती है ना डेंड्राइट्स, लेकिन एक्सोन एक एक्सटेंशन होती है सेल बॉडी की। और डेंड्राइट और एक्सोन ऑपोजिट काम करते हैं। क्या? डेंड्राइट का काम होता है मैसेज को उठाकर सेल बॉडी की तरफ लेकर आना, और उस सेल बॉडी से दूर लेकर चला जाता है ये एक्सोन मैसेज को। सो इट ट्रांसमिट इम्पल्सिस, इम्पल्सिस यानी मैसेज। तो ये एक्सोन मैसेज को भेजता है, ट्रांसफ़र करता है, ट्रांसमिट करता है अवे फ्रॉम द सेल बॉडी, यानी सेल बॉडी से दूर। आगे उसने बात वही लिखी है जो मैं पहले बता चुका हूँ कि न्यूरॉन में है सिंगल एक्सोन और ब्रांचिंग एक्सोन। मैंने आपको पहले क्या बताया कि एक होता है, तो आप इसको मोस्टली कर लें कि ज़्यादातर केसेस में एक्सोन सिंगल होगा, लेकिन में है ब्रांचिंग एक्सोन, यानी उस एक एक्सोन की ही आगे ब्रांचिंग होगी, ठीक है।
द एंड ऑफ एक्सोन इज़ कॉल्ड द एक्सोन टर्मिनल। देखिए यहाँ पे एक्सोन, ये एक्सोन टर्मिनल आपको नज़र आ रहा है। जब एक्सोन एंड होता है ना तो दैट एंड इज़ कॉल्ड टर्मिनल एंड या एक्सोन टर्मिनल। इट मे कॉन्टैक्ट एंड कम्युनिकेट विद मसल सेल, ग्लैंड सेल और अदर न्यूरॉन। देखिए बच्चे, ये जो न्यूरॉन होता है ना, ये आगे जाके अगर तो ये मोटर न्यूरॉन है, अगर तो ये कौन सी टाइप है, जैसे ये मोटर न्यूरॉन ना, तो मोटर न्यूरॉन ने आगे किससे ताल्लुक़ बनाना होता है, इफ़ेक्टर के साथ। तो फिर जब एक मोटर न्यूरॉन एंड होता है तो हो सकता है कि वहाँ पे मसल इफ़ेक्टर हो, जैसे लास्ट केस में, लास्ट लेक्चर में समझाया था। हो सकता है कि वहाँ पे ग्लैंड मौजूद हो, या हो सकता है कि वहाँ पे कोई दूसरा न्यूरॉन हो सकता है। यानी अगर वो आखिरी न्यूरॉन ना हुआ तो न्यूरॉन के बाद न्यूरॉन आएगा, एक चेन चलती है ना, न्यूरॉन के बाद न्यूरॉन, फिर न्यूरॉन, फिर न्यूरॉन। सो जो न्यूरॉन का एक्सोन है, जब वो टर्मिनल यानी एंड आता है ना उसका, तो उसके बाद की स्टोरी सिचुएशन पे डिपेंड करती है। यानी उसके बाद कोई मसल या ग्लैंड यानी इफ़ेक्टर आ सकता है, या कोई और न्यूरॉन भी आ सकता है। जी तो बच्चों, अभी साथ ही देखते हैं सपोर्टिंग सेल्स, जिसका नाम होता है न्यूरोग्लिया। तो बच्चे देखें, जो आपने पढ़े ना न्यूरॉन, जो कि मेन सेल होते हैं जो हमारे नर्वस सिस्टम को बनाते हैं, उन सेल को देखिए खुराक भी चाहिए, उनको सपोर्ट भी चाहिए। तो वो सपोर्ट करने के लिए अलग अलग सेल्स हैं, यानी अलग सेल्स मौजूद हैं। वो सेल्स होते हैं न्यूरोग्लिया। कहता है इन द नर्वस सिस्टम देर आर स्पेशल सेल्स विच सपोर्ट न्यूरॉन, जो कि क्या करेंगे, न्यूरॉन को सपोर्ट करेंगे। दीज सपोर्टिंग सेल्स आर कॉल्ड न्यूरोग्लिया या ग्लायल सेल्स। अब ये क्या सपोर्ट देंगे? दे सप्लाई न्यूट्रिएंट्स टू द न्यूरॉन। न्यूरॉन को न्यूट्रिएंट यानी खुराक देते हैं। रिमूव वेस्ट, न्यूरॉन का जो वेस्ट पैदा होता है उसको भी रिमूव करते हैं। प्रोवाइड इम्यूनिटी, उनकी हिफाजत करते हैं। आगे बच्चे एग्जाम्पल है कि टू इम्पोर्टेंट ग्लायल सेल्स आर शवान सेल एंड ओलिगोडेंड्रोसाइट। देखिए, शवान सेल आपने पहले सुना होगा 9th या 10th क्लास में, और एक और एग्जाम्पल ऐड कर लें, दैट इज़ ओलिगोडेंड्रोसाइट। अगली बात कहता है कि दे आर रैप्ड अराउंड द एक्सोन्स ऑफ मैनी न्यूरॉन। तो ये MCQs आता है। देखें, ये जो न्यूरोग्लिया हैं, सपोर्टिंग सेल्स हैं, इन्होंने न्यूरॉन को कवर करना है ना, तो न्यूरॉन के कौन से पार्ट के साथ जुड़े होते हैं, रैप होते हैं बच्चे? ये न्यूरॉन के एक्सोन वाले पार्ट के साथ रैप्ड होते हैं। जी तो आप पिछले पेज पे जो डायग्राम बनी ना, इस पे देख सकते हो कि ये आपको शवान सेल मिल रहा है यहाँ पर, और ये शवान सेल अंदर वाला सेल है। ये जो सेल है ना, ये वाला सेल, ये वाला सेल, ये शवान सेल है, ठीक है। और ये सारी जो अंदर आपको एक लाइन नज़र आ रही है, दैट इज़ एक्सोन। यानी एक्सोन के ऊपर ऐसे रैप होते हैं ये हमारे सपोर्टिंग सेल या न्यूरोग्लिया सेल, ठीक है। और यहाँ पर ये करते क्या हैं? हेयर दे मेक माइलन शीथ, और वो शीथ क्या होती है? शीथ ऑफ मल्टीपल मेम्ब्रेन लेयर। आप यहाँ पर देख सकते हो कि ये एक्सोन, ये जो येलो सी एक लेयर जा रही है, लाइन जा रही है, ये एक्सोन है। उसके गिर्द ये माइलन शीथ बनाई गई है, जो कि मल्टीपल मेम्ब्रेन की एक शीथ होती है। यानी मल्टीपल मेम्ब्रेन यानी उसमें बहुत सारी बारीक बारीक मेम्ब्रेन्स आ जाती हैं। तो ये मेम्ब्रेन या ये जो माइलन शीथ है, ये कौन बनाता है बच्चे? ये न्यूरोग्लिया बनाते हैं, जो कि एक्सोन के गिर्द कवर हुए होते हैं। एक्सोन ज़ाहिर है न्यूरॉन का एक पार्ट होता है ना। तो आगे वही बात है कि जो माइलन शीथ बननी है वो अराउंड द एक्सोन, यानी वो एक्सोन के गिर्द बनती है। अब शवान सेल हैं और ओलिगोडेंड्रोसाइट्स, इन दोनों में फ़र्क क्या है? दोनों सपोर्टिंग सेल न्यूरोग्लिया। बच्चे ये प्रोड्यूस करते हैं माइलन शीथ अराउंड द एक्सोन इन द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। बेसिकली हम अगले कुछ लेक्चर्स में देखेंगे कि हमारे नर्वस सिस्टम के ना दो पार्ट होते हैं। एक का नाम बच्चे होता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, और दूसरे का नाम होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ठीक है। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में माइलन शीथ कौन बनाएंगे? ओलिगोडेंड्रोसाइट्स। और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में शवान सेल। अभी मैं कह रहा हूँ, आप इतना याद रख लें कि जो शवान सेल हैं वो भी सपोर्टिंग सेल हैं, और ये करते क्या है? इन्होंने माइलन शीथ बनानी है। ओलिगोडेंड्रोसाइट भी सपोर्टिंग सेल हैं, इन्होंने भी माइलन शीथ बनानी है, बट इनकी लोकेशन अलग अलग है। और वो डिफरेंस क्या है कि शवान सेल माइलन शीथ बनाते हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के अंदर, ठीक, जबकि ओलिगोडेंड्रोसाइट यही माइलन शीथ बनाएंगे सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर। जी बच्चे, अगली बात सुनिएगा। कहता है जो माइलन शीथ है ना, वो एक इंसुलेटिंग कवरिंग है। इंसुलेटिंग आपने ये फिज़िक्स वगैरह में पढ़ा है।
कि एक होता है कंडक्टर और एक होता है इंसुलेटर। कंडक्टर जिसमें से इलेक्ट्रिकल इम्पल्स या इलेक्ट्रिक मैसेज या इलेक्ट्रिसिटी करंट गुजर सकता है, और इंसुलेटर जिसमें से नहीं गुजर सकता। सो इट मीन ये जो माइलन शीथ है ये इंसुलेटिंग है, यानी ये इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जो हमारे बॉडी में मैसेज होता है ये उसको नहीं गुजरने देगी ना। लेकिन आगे कहता है कि इट हेल्प्स इन फास्ट ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्स अलोंग द एक्सोन। तो अब कंफ्यूज नहीं हो जाता बंदा कि एक टाइम पे ये कह रहा है कि ये इंसुलेटिंग है। इंसुलेटिंग मींस यहाँ से कोई इलेक्ट्रिकल मैसेज नहीं गुजर सकता। अगली लाइन में ये बोलता है कि ये यही वाली माइलन शीथ फास्ट ट्रांसमिशन करती है, यानी तेज़ी से गुजारती है इम्पल्स को, इम्पल्स जो कि इलेक्ट्रिकल मैसेज है। अब बात को सुनिएगा, आप देख रहे हो यहाँ पर ना एक स्ट्रक्चर है जिसको वो बोलता है नोड ऑफ रेनवियर। बेसिकली क्या होता है कि ये जो माइलन शीथ होती है ना ये कंटिन्यूस नहीं होती। ये माइलन शीथ है और ये माइलन शीथ, दरमियान में एक्सोन एक्सपोज्ड होता है, मतलब उसके ऊपर माइलन शीथ नहीं होती। सो अगर माइलन शीथ चढ़ी हुई है ना तो इस तरह के नोड्स बन जाते हैं जिनका नाम है नोड्स ऑफ रेनवियर, यानी छोटे छोटे ऐसी लोकेशन जिनके ऊपर माइलन शीथ नहीं होगी, बाकी जगह पे होगी। तो फिर नर्व इम्पल्स इन नोड टू नोड जंप करके जाती है। इसलिए कहा गया है कि ये जो माइलन शीथ है ये इम्पल्सिस को फास्ट ट्रैवल करती है, क्योंकि अब इम्पल्स इनके अंदर से तो गुजर नहीं सकती क्योंकि ये इंसुलेटिंग है। तो अब ऐसा समझें कि इम्पल्स को काफ़ी ज़्यादा गैप के साथ जंप करके जाना होता है, इसलिए वो कंटिन्यूस जाने की बजाय थोड़ा जल्दी चली जाती हैं। अब हमने न्यूरॉन की दो टाइप की हैं, किसकी बेस के ऊपर? माइलन शीथ की बेस के ऊपर। तो कहता है द न्यूरॉन्स विच हैव माइलन शीथ, ऐसे न्यूरॉन जिसके ऊपर माइलन शीथ होगी अराउंड एक्सोन, जाहिर है माइलन शीथ एक्सोन के ऊपर ही होनी है, क्योंकि ये जो न्यूरोग्लिया हैं ये ग्लायल सेल्स हैं, सपोर्टिंग सेल, ये भी एक्सोन के ऊपर होते हैं। तो अगर किसी एक्सोन के ऊपर माइलन शीथ हो उनको बोलते हैं माइलिनेटेड एक्सोन, या उस न्यूरॉन का नाम होगा माइलिनेटेड न्यूरॉन। एंड दोज दैट डू नॉट हैव सच कवरिंग यानी माइलन शीथ, तो ऐसे न्यूरॉन, ऐसे एक्सोन जिनके ऊपर माइलन शीथ ये कवरिंग ना हो, तो बच्चे उसको क्या बोलना है? नॉन माइलिनेटेड बोलना है। अब बच्चे देखिए हमारे पास दो ही सिस्टम है ना, सेंट्रल नर्वस सिस्टम CNS और PNS यानी पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। मैंने आपको बोला है इनकी डिटेल आगे हम देखेंगे। पहले PNS की बात करते हैं ना। PNS के अंदर भी जाहिर है दोनों हमारे पास न्यूरॉन्स होंगे या एक्सोन्स होंगे। एक का नाम होगा हमारे पास माइलिनेटेड एक्सोन और दूसरे का नाम होगा नॉन माइलिनेटेड, ठीक है। तो PNS यानी पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के अंदर ये दोनों एक्सोन मिलकर एक ही चीज़ बनाते हैं जिसको हम नर्व्स कहते हैं। उर्दू में इसको बोलते हैं नसें, हमारी बॉडी के अंदर नस होती हैं। तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में नर्व्स होती हैं, नसें होती हैं, और वो कैसे बनती हैं बच्चे? वो माइलिनेटेड और नॉन माइलिनेटेड दोनों एक्सोन बनाते हैं। जबकि CNS की कहानी, सेंट्रल नर्वस सिस्टम की कहानी थोड़ी सी डिफरेंट है। इसमें बच्चे जो माइलिनेटेड एक्सोन्स होते हैं ना, माइलिनेटेड होते हैं एक्सोन्स, ठीक है, यानी एक्सोन के ऊपर चढ़ी होती है माइलन शीथ। उनसे बनता है वाइट मैटर, ठीक है, उनसे क्या बनता है? वाइट मैटर। जबकि इसी सेंट्रल नर्वस सिस्टम यानी CNS के अंदर जो नॉन माइलिनेटेड होते हैं ना, नॉन माइलिनेटेड, वो होते हैं या तो डेंड्राइट, क्योंकि डेंड्राइट के ऊपर ना तो ग्लायल सेल्स होने हैं, शवान सेल या दूसरे सेल, ना तो CNS के अंदर बच्चे शवान सेल नहीं, दूसरे सेल ही होंगे, ओलिगोसेल डेंड्रोसाइट, ठीक है। तो बहरहाल CNS के अंदर जो माइलिनेटेड एक्सोन होने हैं ना, उन्होंने बनाना है वाइट मैटर, यानी एक मटेरियल होगा जिससे आगे, इसको भी आगे हम देखेंगे, जैसे आगे स्ट्रक्चर्स बनेंगे। और जो नॉन माइलिनेटेड होते हैं ना, वो या तो डेंड्राइट होते हैं, डेंड्राइट न्यूरॉन का एक पार्ट होता है ना, तो डेंड्राइट के ऊपर भी माइलन शीथ नहीं चढ़ी होती। और सेल बॉडी भी मैंने आपको पढ़ाया था बच्चे, सेल बॉडी के ऊपर भी माइलन शीथ नहीं चढ़ी होती, यानी ये भी नॉन माइलिनेटेड कैटेगरी में आता है। और इससे बनता है ग्रे मैटर। इससे क्या बनता है? ग्रे मैटर। तो ये चीज़ आपको याद होनी चाहिए कि CNS के अंदर क्या चीज़ें बनती हैं और PNS के अंदर क्या चीज़ें बनती हैं। आइए इसको देखते हैं। कहता है CNS के अंदर जो माइलिनेटेड एक्सोन है ना, वो वाइट मैटर बनाते हैं, जबकि जो नॉन माइलिनेटेड डेंड्राइट्स और सेल बॉडीज़ होती हैं ना, वो ग्रे मैटर बना रही होती हैं। जबकि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम यानी PNS के अंदर माइलिनेटेड और नॉन माइलिनेटेड एक्सोन दोनों टाइप होती हैं एक्सोन की,
वो बंडल बनाते हैं और टू फॉर्म नर्व्स, और उन बंडल से आगे नर्व्स बनती हैं। जी बेटा, आगे वही बात है कि इन माइलिनेटेड न्यूरॉन जिनके ऊपर माइलिन शीट चढ़ी होती है ना, तो माइलिन शीट इज़ इंटरप्टेड एट इंटरवल ऑफ 1 और 2 मिलीमीटर बाय स्मॉल गैप्स। तो हर 1 या 2 मिलीमीटर के बाद छोटा सा गैप आ रहा होता है। नॉन माइलिनेटेड पार्ट उसको कहते हैं, यानी उसके ऊपर माइलिन शीट नहीं होती। नाउ दीज नॉन माइलिनेटेड इंटरप्शंस आर कॉल्ड नोड्स ऑफ रेनवियर। तो हम इन छोटे छोटे गैप्स को बोलते हैं नोड्स ऑफ रेनवियर।